नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। थोड़ी देर में यूएस यूक्रेन की सैन्य बैठक होने वाली है। पेंटागन अफसरों से मिलेंगे यूक्रेन के रक्षा मंत्री। रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति मिल सकती है इस बैठक में। बहुत बड़ी खबर है। क्रेमलिन में ड्यूमा डिफेंस कमेटी की बैठक। अमेरिकी हथियारों से हमले का बड़ा जवाब, ये कहा है रूस ने। लेकिन एक और बड़ी खबर है। यूक्रेन और अमेरिका की बैठक से पहले रूस के हमले। खार्किव पर रूस के बड़े हवाई हमले। रूस के हमलों से 12 मंजिला इमारत नष्ट। खार्किव पर रूसी हमले में 2 लोगों की मौत। देखिए, रूस के हमले में एक 12 मंजिला इमारत कैसे नष्ट हो गई और कैसे खार्किव पर रूस ने बड़ा हवाई हमला किया, आप ये देख सकते हैं। और ये 2 लोगों की मौत इस हमले में हुई है और करीब 1 घंटे पहले ये अटैक हुआ है खार्किव में। खार्किव जो कि बेलगोरोद से लगता हुआ शहर है यूक्रेन का, जहां पर रूस ने हैवी अटैक किया है। और सबूत ये तस्वीरें। तो रूस और अमेरिका के बीच सीधी जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद यूक्रेन और अमेरिका की हाई लेवल मिलिट्री डिप्लोमेट मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में यूक्रेन पर लगाए अमेरिकी प्रतिबंध खत्म हो सकते हैं। यानी यूक्रेन को रूस पर मनचाही जगह हमले की छूट मिल सकती है। मॉस्को का क्रेमलिन हो या रूस का एटमी हथियार बेस, सब यूक्रेन के टारगेट पर आने वाले हैं। रूस ने हमलों की आशंका को देखते हुए और डिफेंसिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू कर दिया है। देखिए क्या है यूक्रेन का प्लान और इसके हमले कैसे पूरे यूरोप और अमेरिका को एटमी अग्नि में झोंक सकते हैं। निश्चित हो चुका है कि अब रूस यूक्रेन का युद्ध नेटो बनाम रूस में तब्दील होने वाला है। उसकी वजह है यूक्रेन को पूरे रूस पर हमलों की इजाजत मिलना। अभी रूसी धरती पर कुर्स्क, वोरोनिश, ब्रियांस्क और बेलगोरोद तक जंग सीमित है और ये सभी रूसी इलाके यूक्रेन की सीमा से सटे हुए हैं। लेकिन अब सीमाई इलाकों में हो रहे हमले असीमित होने वाले हैं। ये सोची से व्लादिवोस्तोक तक जा सकते हैं। हमलों की रेंज में मॉस्को भी होगा। क्योंकि अमेरिका रूस के हर क्षेत्र पर हमले करने की रणनीति बना रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव और यूक्रेन राष्ट्रपति दफ्तर के प्रमुख एंड्री यरमाक बाइडेन प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मिलने वाले हैं। इस बैठक में यूक्रेन रूस के सभी शहरों पर हमले की इजाजत मांगेगा। माना जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन के हमलों की रेंज से प्रतिबंध हटाने वाला है। इसी बैठक में रूस के ऑन टारगेट की जानकारी सौंपी जाएगी जो यूक्रेन की हिट लिस्ट में शामिल है। अमेरिका पर इस बात का बहुत दबाव है कि वो यूक्रेन के हमलों की रेंज पर लगे प्रतिबंध हटा ले, क्योंकि नेटो सदस्य देश ही ये कहने लगे हैं कि अमेरिका यूक्रेन से ज्यादा रूस की सुरक्षा में लगा हुआ है।
Even though it sounds like a joke, but we're protecting Russian skies more. Russian रूस की सुरक्षा में लगा हुआ है। Even though it sounds like a joke, but we're protecting Russian skies more. Russian planes are better protected by the Western guarantees than Ukrainians. We have to ask ourselves a question: aren't we ourselves a part of this problem? So far, no Patriot batteries that have been promised to Ukraine in Washington have been delivered. No new ammunition packages have been delivered since June. The eastern flank is worried because we all understand if Ukrainians are not getting the assistance that they have been promised, that is a door open for Putin to continue. रूस के पड़ोसी देश अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि खुद जंग लड़ने से बेहतर है यूक्रेन को हमलों की छूट दी जाए, और सिर्फ रूस के पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि कई देश इस बात पर सहमत हैं। कई देशों ने यूक्रेन को अपने हथियारों से खुले हमले की इजाजत दे दी है। कई देशों ने यूक्रेन को अपने हथियारों से खुले हमले की इजाजत दे दी है। यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्री जोसेफ बोरेल ने कहा है कि हमें यूक्रेन के हथियार प्रयोग से प्रतिबंध हटाने चाहिए। चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति पेत्र पावेल ने कहा है कि हमले कहां करने हैं ये यूक्रेन को तय करने का अधिकार मिले। नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्री ओनो एशलेशेम ने कहा है कि F-16 जेट से यूक्रेन मनचाही जगह हमले कर सकता है। यूरोप के कई देश इस मुद्दे पर सहमत हैं कि अब रूस के हर शहर पर हमले करने का समय आ गया है। आसार है कि उमेरोव और अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों की बैठक में यूक्रेन पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाएंगे और उसके बाद रूस के कई शहर यूक्रेन के रेंज में होंगे। ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने दावा किया है कि रूस के 100 से ज्यादा एयरबेस और मिलिट्री ठिकाने अमेरिका की ATACMS टैक्टिकल मिसाइल के टारगेट पर है। नक्शे पर दिख रहे 300 किलोमीटर के दायरे में यूक्रेन ATACMS मिसाइल से हमले कर सकता है। यूक्रेन ने जो नई बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है उसकी रेंज 700 किलोमीटर तक है, यानी रूस की राजधानी तक इस मिसाइल की रेंज में आ रही है। रूस ने इन हमलों से बचने के लिए आत्मरक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। रूस का पहला प्लान है यूक्रेन बॉर्डर से सटे उन इलाकों को सुरक्षित करना जो ATACMS मिसाइल की रेंज में आ रहे हैं। रूस ने कुर्स्क के खलिनो एयरबेस, वोरोनिश के बाल्टीमोर एयरबेस और बोरिसोग्लेब्स एयरबेस पर तैनात एटमी बॉम्बर, फाइटर जेट और सैन्य उपकरण इस मिसाइल की रेंज से बाहर हटाने शुरू कर दिए। यानी यूक्रेन बॉर्डर से सटे पूरे इलाके से अहम हथियार सुरक्षित दूरी पर पहुंचाए जा रहे हैं। यूक्रेन किन ठिकानों पर हमले करने वाला है? बाइडेन प्रशासन के साथ बैठक में उन जगहों की जानकारी दी जाएगी। अंदाजा यह है कि 300 किलोमीटर के रेड जोन में पड़ने वाले रूस के कई अहम ठिकाने यूक्रेन की पहली लिस्ट में होंगे। इन टारगेट में रूस के उद्योग, हथियार गोदाम, सैन्य बेस और एयर बेस हो सकते हैं। बीते हफ्ते से ही यूक्रेन रूस के ऑयल डिपो और ऑयल रिफाइनरीज पर हमले कर रहा है। ये उन ऑयल डिपो और रिफाइनरीज की जानकारी है जिन पर यूक्रेन अब तक हमले कर चुका है।
यूक्रेन 900 किलोमीटर दूर सेंट पीटर्सबर्ग की ऑयल रिफाइनरी पर हमले कर चुका है। इसके अलावा मॉस्को क्षेत्र में 750 किलोमीटर दूर 4 ऑयल रिफाइनरी जला चुका है। वोरोनिश में 3 ऑयल डिपो ध्वस्त कर चुका है। सारातोव में 900 किलोमीटर दूर 2 ऑयल रिफाइनरी जला चुका है। वोल्गोग्राद की 2 ऑयल रिफाइनरी भी यूक्रेन का टारगेट बनी है। रोस्टोव ऑन डॉन की 4 रिफाइनरी यूक्रेन जला चुका है। लेकिन अब यूक्रेन रूस के सैन्य बेस, एयर बेस और मिसाइल ठिकानों पर हमले करने वाला है। कुर्स्क, बेलगोरोद, वोरोनिश, ब्रियांस्क, रोस्टोव, सारातोव ये सभी प्रांत यूक्रेन की रेंज में हैं। इन प्रांतों में जहां जहां एरोप्लेन के निशाने लगे हैं वो एयरबेस और हवाई पट्टियां हैं। सभी ठिकाने यूक्रेन का टारगेट हैं और जहां जहां सैनिक और सैन्य वाहन खड़े हुए हैं वो सभी रूस के सैन्य बेस हैं जिन पर यूक्रेन के मिसाइल हमले हो सकते हैं। इसके अलावा क्रास्नोदर में बने पुतिन के बंकर भी यूक्रेन के निशाने पर हैं। अगर यूक्रेन ने रूस पर इतने बड़े हमले शुरू किए तो आशंका यह है कि युद्ध पूरे यूरोप में फैल जाएगा, क्योंकि रूस ने चेतावनी जारी की है कि हमले हुए तो संप्रभुता की रक्षा के लिए अंतिम विकल्प भी प्रयोग किया जाएगा। रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस एसवीआर के प्रमुख सर्गेई नेरिश्किन ने कहा है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे का संतुलन बिगाड़ रहा है। इस चेतावनी के बाद ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन सरकार यह सुनिश्चित करे कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न हो। लेकिन खतरा यही है कि अगर यूक्रेन ने असीमित हमले किए तो रूस एटम बम विस्फोट कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और क्रास्नोगोरोवका में रूस के ड्रोन अटैक, बड़ी खबर। यूक्रेनी पोस्ट पर FPV ड्रोन से हमला। रूसी हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत। तो सोमवार को यूक्रेन पर रूस के जबरदस्त हमले के दौरान यूक्रेन का एक F-16 भी भस्म हो गया। रूस F-16 को खत्म करने की तैयारी कई महीनों से कर रहा था और F-16 के खात्मे की शुरुआत हो गई है। यूक्रेन में अमेरिकी लड़ाकू विमान कैसे गिरा, इस पर यूक्रेन और अमेरिका दोनों खामोश हैं। दावा किया जा रहा है कि यह रूस का षड्यंत्र हो सकता है। दावा यह भी कि पायलट की गलती या फिर वायुसेना और थल सेना के बीच तालमेल की कमी से यूक्रेन को F-16 गंवाना पड़ा है। यूक्रेन को सिर्फ 6 F-16 की सप्लाई की गई है और अब एक विमान गंवाने के बाद यूक्रेन से पेंटागन तक खलबली मच गई। यूक्रेन के लिए सबसे बुरी खबर। यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा नुकसान। जिस लड़ाकू विमान के लिए कई बार गुहार लगानी पड़ी, बरसों इंतजार करना पड़ा, यूक्रेन में उस फाइटर जेट को आए 1 महीना भी नहीं हुआ कि यूक्रेन ने एक F-16 को गंवा दिया है। यह रूसी सेना की जांबाजी थी या यूक्रेनी पायलट की अनुभवहीनता? ये F-16 को गिराने के लिए सटीक हमला था या फिर पायलट की चूक से एक हादसा? F-16 क्रैश की चर्चा यूक्रेन से लेकर दुनिया के कई देशों में हो रही है। कई दावे हैं, कई रिपोर्ट्स हैं। यूक्रेन में F-16 गिरा या गिराया गया, या फिर यूक्रेन अभी F-16 के इस्तेमाल के लायक हुआ ही नहीं है। इसे समझने के लिए F-16 के विध्वंस की पूरी कहानी आपको बताते हैं। तारीख 26 अगस्त, दिन सोमवार। यूक्रेन पर रूस से शुरू हो चुकी थी मिसाइलों की बरसात। आसमान मिसाइलों के शोर से गूंज रहा था, जमीन धमाकों से कांप रही थी। मुश्किल की इसी घड़ी में यूक्रेन के एक एयरबेस से F-16 फाइटर जेट ने उड़ान भरी। मिशन था रूसी मिसाइलों को हवा में नष्ट करना, एयर डिफेंस की कमी को पूरा करना, यूक्रेन को मिसाइल धमाकों से बचाना। यह तस्वीर उसी यूक्रेनी पायलट की है
जो सोमवार को F-16 की कॉकपिट में बैठकर मिसाइलों को गिराने निकले थे। यूक्रेन के इस पायलट का कॉल साइन था मूनफिश। अमेरिकी फाइटर जेट की ट्रेनिंग पूरी कर चुके यूक्रेनी पायलट एलेक्सी मेस ने अपना काम बखूबी निभाना शुरू किया। हवा में रूसी मिसाइलें टुकड़ों में बदलने लगी। पायलट मूनफिश की जांबाजी पर ताली बज रही थी कि अचानक विमान का संपर्क रडार से टूट गया। अब यूक्रेन से रिपोर्ट आई है कि अमेरिका का फाइटर जेट उस दिन क्रैश हो गया। यूक्रेन ने पहला F-16 गंवा दिया है। साथ ही F-16 को उड़ा रहे पायलट की भी मौत हो चुकी है। अब सवाल है कि आखिर अमेरिका का यह ताकतवर फाइटर जेट कैसे गिरा। F-16 यूक्रेन की सीमा में ही उड़ान भर रहा था, हवा में रहकर रूसी मिसाइलों को नष्ट कर रहा था। तो क्या उन्हीं में से किसी मिसाइल से फाइटर जेट की टक्कर हो गई? यूक्रेन क्रैश की बात तो कबूल रहा है, लेकिन विमान कैसे गिरा इसको लेकर अलग अलग दावे हैं। रूस के हमले के 4 दिन बाद F-16 क्रैश की मिस्ट्री को लेकर 4 थ्योरी आई हैं। पहला दावा है कि विमान रूसी मिसाइल से टकराकर गिरा। रूसी मिसाइल की वजह से F-16 में आग लगी। मिसाइल की वजह से ही फाइटर जेट क्रैश हुआ और पायलट की मौत हो गई। यूक्रेन के एक सांसद ने दावा किया है कि पेट्रियट एयर डिफेंस की वजह से F-16 क्रैश हो गया। ये वायुसेना और सेना के बीच तालमेल की कमी है। हमले के दौरान पेट्रियट ऑपरेटर से F-16 को पहचानने में चूक हुई और पेट्रियट की मिसाइल F-16 से टकरा गई। तीसरा दावा है कि यूक्रेनी पायलट से भारी गलती हुई। F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग मिली जरूर है, लेकिन यूक्रेनी पायलट नौसिखिया है और F-16 में सवार होकर पायलट पहली बार ऐसे मुकाबले में उतरा था जब दूसरी तरफ से लगातार मिसाइलें आ रही थी। पायलट से रूसी मिसाइल गिराने के दौरान चूक हुई और विमान हादसे का शिकार हुआ। चौथा दावा बेहद अहम है। कहा जा रहा है कि यूक्रेनी पायलट नहीं बल्कि उस दिन किसी अज्ञात पायलट ने F-16 उड़ाया। दावा है कि रूसी एजेंट यूक्रेन का विमान उड़ा रहा था और जानबूझकर इस विमान को गिराया गया। F-16 के नष्ट होने के पीछे रूस की साजिश है। F-16 के नष्ट होने के पीछे रूस की साजिश है। आखिरी दावा सबसे चौंकाने वाला है। क्या वाकई F-16 के कॉकपिट में उस रोज कोई अजनबी दाखिल हुआ? यह दावा दमदार इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में ऐसा हो चुका है। आपको याद होगा, रूस के कुछ पायलट्स ने बगावत की थी। कई रूसी फाइटर जेट यूक्रेन आ गए थे। ज़ेलेंस्की सरकार ने रूसी पायलट को इनाम दिया था। यूक्रेन ने रूस के बागियों को मोटी रकम दी थी। तो क्या अब रूस भी उसी फॉर्मूले पर काम कर रहा है? यूक्रेन में F-16 के आने की खबर के बाद ही रूस में F-16 का खात्मा करने वालों के लिए बड़े इनाम का ऐलान हुआ था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों को ऑफर दिया था, पहला यूक्रेनी F-16 गिराने वालों को इनाम मिलेगा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। तो क्या 1 करोड़ 40 लाख रुपए जीतने के लिए यूक्रेनी F-16 को रूस के किसी सीक्रेट एजेंट ने गिरा दिया? क्या अफरा तफरी के दौरान मूनफिश कोड नेम वाले पायलट को पहचानने में यूक्रेन से गलती हुई? सवाल है कि क्या यूक्रेनी मूनफिश पायलट की हत्या पहले ही हो गई? मूनफिश की जगह रूसी एजेंट ने विमान को उड़ाया, विमान को जानबूझकर क्रैश करवा दिया गया। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की ताकत बढ़ाने के लिए भले ही F-16 भेजे गए, लेकिन यूक्रेन इसका सही इस्तेमाल करेगा, इस पर संदेह है। यूक्रेनी पायलट्स को बेहद जल्दबाजी में ट्रेन किया गया है। ट्रेनिंग के दौरान विमान को उड़ाने और हथियार से हमला करना सिखाया गया है। लेकिन यूक्रेनी पायलट्स के पास बेहद कम अनुभव है। मुश्किल हालातों में विमान उड़ाना नहीं आता। F-16 उड़ाने के दौरान कई गलतियां कर सकते हैं। अमेरिका भी विमान के क्रैश को लेकर कुछ खास खुलासा नहीं कर रहा है। I've seen the reports. I'm not aware of any assistance or request for assistance from the Ukrainian side to us about this particular incident. हालांकि यूक्रेन के एक सांसद ने दावा किया है कि यूक्रेनी F-16 तालमेल की कमी और फ्रेंडली फायर की वजह से क्रैश हो गया।
सांसद ने दावा किया है कि जिन इलाकों में पैट्रियट की तैनाती है उसका रडार हवा में उड़ रहे हर जेट, ड्रोन और मिसाइल को गिराता है। यूक्रेन के सांसद का दावा है कि F-16 की उड़ान की जानकारी पैट्रियट ऑपरेटर्स को नहीं दी गई। F-16 की वजह से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को बंद करना होगा। मिसाइलों के जबरदस्त हमले के दौरान ऐसा करना ना समझी होगी। F-16 को आए अभी अधिक दिन नहीं हुआ है, इसलिए माना जा रहा है कि इसके इस्तेमाल को लेकर अभी रणनीति साफ नहीं है। वायुसेना ने हड़बड़ी में मिसाइलों को गिराने के लिए F-16 का इस्तेमाल किया और मुमकिन यह भी है कि पायलट गलती से उस इलाके में पहुंच गया जहां एयर डिफेंस एक्टिव थे। फिलहाल इस मिस्ट्री के बीच रूस में खुशी है और रूस ने दावा किया है कि जल्द यूक्रेन में आए सभी F-16 का सफाया कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। 85 यार में रूस के FPV ड्रोन हमले, रूसी हमले में यूक्रेनी ड्रोन कमांड पोस्ट नष्ट। तो यूक्रेन में रूसी सेना के विजय की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। इस वक्त रूसी सेना हर दिन यूक्रेन की 28 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रही है। पुतिन पलटन उस पोक्रोवस्क पर विजय पताका फहराने के करीब पहुंच गई है, जिसको बचाने के लिए यूक्रेन ने कुर्स्क में आक्रमण किया था। लेकिन जेलेंस्की और उनकी सेना का कुर्स्क षड्यंत्र न सिर्फ नाकाम हो गया है, बल्कि अब यूक्रेन पर कई प्रांतों को खोने का खतरा मंडराने लगा है। इस वक्त अगर सबसे खतरनाक लड़ाई कहीं हो रही है तो वो है डोनेट्स्क का पोक्रोवस्क फ्रंट। पोक्रोवस्क में रूसी सेना बहुत ही विध्वंसक हमले कर रही है। कीव जीतने से पहले रूस डोनेट्स्क पर विजय का परचम फहराना चाहता है। रूस पोक्रोवस्क पर फैब 3000 बमों से विध्वंसक हमला कर रहा है। 1000 बमों से विध्वंसक हमला कर रहा है। रूस पोक्रोवस्क पर फैब 3000 बमों से विध्वंसक हमला कर रहा है। उधर रूस की पैदल सेना जमीन से धावा बोल रही है। रूसी फौज ने पोक्रोवस्क के करलोवका गांव पर कब्जा कर लिया है। पोक्रोवस्क के पास ही रूस ने कई जगहों पर यूक्रेनी ठिकानों को घेर लिया है। रूस के विध्वंसक आक्रमण के बाद पोक्रोवस्क में हालात बहुत खराब हो गए। यूक्रेनी सेना का मनोबल बढ़ाने और हालात का जायजा लेने के लिए यूक्रेनी सेना अध्यक्ष पोक्रोवस्क पहुंचे। पोक्रोवस्क पहुंचे यूक्रेनी सेना अध्यक्ष अलेक्जेंडर सिर्स्की ने कहा कि रूस के हमलों की वजह से पोक्रोवस्क में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। ये रूसी पोक्रोवस्क की विध्वंसक जंग है, जिसे बचाने के लिए यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क में घुसपैठ का बड़ा सैन्य ऑपरेशन लॉन्च किया था। इस बात का खुलासा खुद यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने किया था। One of the goals of the Kursk operation was to divert enemy forces from the direction of Pokrovsk. The enemy understands this in Pokrovsk. The Kursk operation has diverted the enemy's forces. 230,000 soldiers were transferred and the number is growing, but the enemy still continues to gain strength in this area. इसका मतलब यह हुआ कि कुर्स्क में ताकत झोंकना जेलेंस्की और उनकी सेना के लिए उल्टा पड़ गया है। जिस पोक्रोवस्क को बचाने के लिए यूक्रेन ने इतना बड़ा जोखिम उठाया था, अब उसी के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। पोक्रोवस्क में रूस का सैन्य ऑपरेशन रुकने के बजाय और भी तेज हो गया है। इतना तेज कि अगले कुछ दिनों में इस पर रूस का पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। सवाल यही है कि आखिर पोक्रोवस्क पर रूसी फौज कब्जा क्यों करना चाहती है? अगर इस इलाके पर रूस का कब्जा हुआ तो युद्ध क्यों और कैसे बदल जाएगा, अब इसे समझने की जरूरत है। पोक्रोवस्क यूक्रेन की जंक्शन सिटी है। ये रोड और रेल का बहुत बड़ा हब है। पूर्वी फ्रंट पर यूक्रेनी सेना के लिए सप्लाई का बड़ा सेंटर। यहीं से यूक्रेनी सेना को हथियार और रसद की सप्लाई होती है। रूस के टारगेट पर पोक्रोवस्क से कोस्तियानती निवका को जोड़ने वाली सड़क और रेल लाइन।
रूस कोस्तियानती निवका सड़क को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। भीषण हमले के साथ पोक्रोवस्क पर कब्जा करने का प्रयास है। पोक्रोवस्क पर कब्जा हुआ तो रूसी सेना चासिव यार और कोस्तियानती निवका की सप्लाई लाइन काट देगी। बाखमुत, होरोदिवका और वुलेदर का सप्लाई रूट भी काट दिया जाएगा। इसके बाद रूस के लिए पूरे डोनेट्स्क पर कब्जा आसान हो जाएगा। सिर्फ पोक्रोवस्क में ही नहीं, रूसी सेना ने एक साथ कई फ्रंट पर हमले तेज कर दिए। डोनेट्स्क, लुहांस्क, खार्किव और सूमी में बारूदी वज्रपात हो रहा है। लुहांस्क के स्तेलम खोक्का में रूस ने यूक्रेन के 2 ठिकानों पर कब्जा कर लिया। लुहांस्क में रूसी सेना ने भीषण हमला कर 2 गांवों पर कब्जा कर लिया। क्रेमेनिया में रूस ने यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड को खत्म कर दिया। खार्किव के कोपियांस्क में रूस ने फैब 500 बमों की बरसात की। कोपियांस्क में रूस के हमले में 17 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। रूसी सेना को डोनेट्स्क फ्रंट पर भी लगातार कामयाबी मिलती जा रही है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों को मिटाते हुए रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। सूमी में रूस ने फैब 3000 बम से हमला किया। हमले में यूक्रेन का हथियार हैंगर तबाह हो गया। सूमी में ही ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर से भीषण हमला कर रूस ने यूक्रेन के रडार और सैन्य वाहन को जला दिया। डोनेट्स्क में भी रूसी सेना ने 2 इलाकों पर विजय का परचम फहरा दिया। डोनेट्स्क के टोरेस्क में रूस ने उस इमारत को तबाह कर दिया जहां यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए थे। चासिव यार के 40% भूभाग पर अब रूस का कब्जा कायम हो चुका है। रूस की सेना अब हर दिन यूक्रेन के 28 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रही है। जुलाई में रूसी सेना हर दिन 5 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर रही थी। 15 अगस्त को यह रफ्तार बढ़कर हर दिन 11 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गई। लेकिन अगस्त के अंत में रूसी सेना हर दिन 28 वर्ग किलोमीटर की धरती पर कब्जा कर रही है। विध्वंस की यह वो रफ्तार है जो ऐलान कर रही है कि रूस के वज्रपात से अब यूक्रेन की राजधानी कीव का बचना बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन के ड्रोन हमले। बेलगोरोद के 3 कस्बों पर बरसाए ड्रोन। यूक्रेनी हमलों में 2 रूसी नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन ने अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का ऐलान किया है। दावा है कि यह मिसाइल पूरी तरह से यूक्रेन मेड है, मगर एक्सपर्ट इसे जेलेंस्की का एक छल बता रहे हैं। दावा है कि यूक्रेन को बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका या नेटो देशों से मिली है, जिन्हें यूक्रेनी रंग देकर मॉस्को पर दागने की तैयारी है। लेकिन सवाल यह है कि मॉस्को पर हमले के लिए पश्चिमी हथियार पर यूक्रेन क्यों लेवल अपना चिपका रहा है? इसके पीछे अमेरिका की क्या रणनीति है, इस रिपोर्ट में देखिए। Позитивно першою балістичною українською ракетою. यूक्रेनी राष्ट्रपति के इस बयान ने रूस में खलबली मचा दी है। मॉस्को में रेड सायरन बज उठे हैं। डर है पहली बार मॉस्को में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का। आखिरकार यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है और उसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। यूक्रेन की बैलिस्टिक ताकत से लैस होने का खुलासा खुद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने किया, वो भी कीव में बैठकर मीडिया कैमरों के सामने। Ну, думав, що рано про це говорити, але хотілося б, щоб була оцінка суспільством цього, саме наших людей, які 24/7 працюють на оборонних підприємствах. Було
випробування позитивно першої балістичної української ракети. जेलेंस्की ने बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की बात तो की, लेकिन ना ही मिसाइल के नाम का खुलासा किया और ना ही उसकी ताकत से जुड़ी कोई जानकारी दी। हालांकि यूक्रेनी सोर्सेज से खबर है कि मिसाइल को यूक्रेन की योजनोई कंपनी ने तैयार किया है। यह एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 700 किलोमीटर तक बताई जा रही है। मिसाइल 480 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। दावा है कि यह मिसाइल किसी भी स्थिर टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तबाह करने में सक्षम है। हालांकि रूस इसे जेलेंस्की का एक छल बता रहा है। रूस का दावा है कि यह यूक्रेन की ग्रॉम 2 बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे यूक्रेन साल 2000 से बना रहा है। 2014 में फंड की कमी होने से इसका प्रोडक्शन रोक दिया गया। हालांकि 2021 में इसे यूक्रेन ने तैयार कर लिया। रूस ने 2023 में ग्रॉम 2 मिसाइल को मार गिराने का भी दावा किया था। रूस जहां इसे एक पुरानी मिसाइल बता रहा है, वहीं कुछ रूसी एक्सपर्ट्स यूक्रेन की नई बैलिस्टिक मिसाइल को महज सोवियत जमाने का एक एडवांस्ड वेपन बता रहे हैं। दावा है कि यूक्रेन की नई मिसाइल सोवियत काल की ओका मिसाइल या टॉचका यू की रिवर्स इंजीनियरिंग है, जिसे दिखाकर जेलेंस्की रूस को डराने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दुनिया के लिए यह यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है कि यूक्रेन खुद बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर सकता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल बनाना एक बेहद खर्चीली और लंबी प्रक्रिया है। ऐसे में युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन के लिए मिसाइल विकसित करना एक दूर की कौड़ी है। इसीलिए यूक्रेन की नई मिसाइल को लेकर दो थ्योरी सामने आ रही हैं। थ्योरी नंबर 1, अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइल दी जिसे जेलेंस्की यूक्रेन मेड बताकर हमला करेंगे। थ्योरी नंबर 2, नेटो ने मिसाइल के कल पुर्जे भेजे जिसे यूक्रेन ने असेंबल किया गया। सवाल है कि अमेरिका या नेटो ऐसा क्यों करेंगे? वो सीधा यूक्रेन को मिसाइल ट्रांसफर क्यों नहीं करते? दरअसल इसकी एक बड़ी वजह है लेटो और अमेरिका से मिले हथियारों का इस्तेमाल रूस की धरती पर करने से युद्ध पश्चिम की तरफ बढ़ने का खतरा है। लेकिन यूक्रेनी लिबास में लिपटी नेटो की मिसाइलें अगर रूस की धरती पर गिरती हैं तो पश्चिमी देशों तक इस युद्ध की आंच नहीं आएगी। यही वजह है कि जेलेंस्की के बैलिस्टिक मिसाइल के दावों से मॉस्को पर खतरा बढ़ गया है। अभी तक दावों के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर तक हो सकती है, जबकि कुर्स्क बॉर्डर से मॉस्को की दूरी महज 500 किलोमीटर है। कुर्स्क के एक बड़े हिस्से पर इस वक्त यूक्रेन का कब्जा है। ऐसे में यूक्रेन कुर्स्क से मिसाइल फायर कर मॉस्को को दहला सकता है। इसके अलावा यूक्रेन रूस के हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे एयरबेस, मिलिट्री बेस और ऑयल डिपो को राख बना सकता है। साफ है, अगर जेलेंस्की के पास बैलिस्टिक मिसाइल है तो वो बहुत जल्द इसका इस्तेमाल रूसी धरती पर करेंगे, जिससे भविष्य में यह युद्ध और भड़केगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कुर्स्क पर यूक्रेन के क्लस्टर बम अटैक, रूसी चौकियों पर गिरा एक क्लस्टर बम। तो कुर्स्क में यूक्रेन लगातार आगे बढ़ रहा है। कुर्स्क एटमी प्लांट से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर यूक्रेनी सैनिक पहुंच चुके हैं। अब खतरा इस बात का है कि अगर यूक्रेन ने कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर दिया तो रूस में भारी तबाही को कोई नहीं रोक पाएगा। खौफनाक हालात को भांपते हुए रूस ने कुर्स्क प्लांट को अवैध किले में तब्दील कर दिया है। इसके अलावा यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने के लिए एयर स्ट्राइक की जा रही है। अब यूक्रेन बैकफुट पर आ सकता है, इसलिए कुर्स्क में जेलेंस्की ने बेयर ब्रिगेड उतार दी। कुर्स्क में यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले करते हुए आगे बढ़ रहा है। कुर्स्क में यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले करते हुए आगे बढ़ रहा है। 90% कुर्स्क पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। बस 1-2 मिलिट्री बेस और कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा बाकी है। कुर्स्क के 100 टाउन पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन के सैनिक कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट की तरफ बढ़ रहे हैं।
यूक्रेन के कब्जे वाली जगह से कुर्स्क एटमी प्लांट की दूरी करीब 40 किलोमीटर है, जिस तक कुछ घंटों में यूक्रेनी सैनिक पहुंच सकते हैं। कुर्स्क एटमी प्लांट पर यूक्रेन के संभावित खतरे को देखते हुए पुतिन ने कुर्स्क को अभेद्य किला बना दिया है और चप्पे चप्पे पर कमांडो तैनात कर दिए। कुर्स्क पर पुतिन ने S-400 भी लगा दिया है, जिससे यूक्रेन के हर हमले को नाकाम किया जा सके और वहीं तबाही को रोका जा सके। ये सैटेलाइट तस्वीरें इसी बात का सबूत हैं कि रूस कुर्स्क की सुरक्षा के लिए घेराबंदी कर रहा है। इन दोनों तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रूस ने प्लांट के चारों तरफ घेराबंदी की हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, क्योंकि रूस जानता है अगर प्लांट में विस्फोट हुआ तो भारी तबाही मचनी तय है और वो तबाही किसी भी सूरत में हिरोशिमा नागासाकी से कम नहीं रहने वाली। पुतिन की डर को देखते हुए परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करने वाली यूएन एजेंसी IAEA की टीम ने कुर्स्क का दौरा किया। उन्होंने एटमी प्लांट को देखा और उसे असुरक्षित बता दिया। IAEA चीफ ने बताया है कि युद्ध के समय इस प्लांट पर खतरा बढ़ चुका है, जो हजारों लोगों की जिंदगी के लिए काल बन सकता है। Core of the reactor containing nuclear material is protected just by a normal roof. This makes it extremely exposed and fragile, for example, to artillery impact or a drone or a missile. IAEA ने यह भी बताया कि यूक्रेनी सेना लगातार मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक कर रही है। इससे तापमान बढ़ रहा है। अगर बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया तो विस्फोट होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी जेलेंस्की ने जॉर्जियन सेपरेटिस्ट ग्रुप के लड़ाके उतारे हैं, जिन्हें कुर्स्क में धमाके की जिम्मेदारी दी गई। कुर्स्क को लेकर IAEA ने भी रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद कुर्स्क के आसपास के इलाके खाली कराए जा रहे हैं। अब कुर्स्क को बचाना यूक्रेन के लिए चुनौती बन गया है, ठीक वैसे ही जैसे लुहांस्क और डोनेट्स्क को रूस बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। इसी तरह कुर्स्क पर संपूर्ण कब्जे के लिए जेलेंस्की ने आखिरी दांव चल दिया है। यानी अब कुर्स्क में आर पार की जंग होने वाली है। लेकिन इस युद्ध में खतरा इस बात का है कि अगर कुर्स्क एटमी प्लांट में विस्फोट हुआ तो चेरनोबिल जैसी तबाही दुनिया फिर देख सकती है। अब जेलेंस्की ने बियर ब्रिगेड को मैदान में उतारा है, जो कुर्स्क पर संपूर्ण कब्जा कराएगी। साथ ही दूसरे बॉर्डर इलाकों में यूक्रेनी ध्वज लहराएगी। यूक्रेन की बियर ब्रिगेड ठीक रूस के वैगनर ग्रुप की तरह काम करती है। बियर ब्रिगेड भी एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, जो अब यूक्रेनी सेना के साथ मिलकर कुर्स्क में कोहराम मचाएगी। बियर ब्रिगेड को रेड आर्मी भी कहा जाता है। इसमें जॉर्जिया और तुर्कमेनिस्तान में रूस विरोधी ग्रुप के लड़ाके शामिल किए जाते हैं, जिन्हें यूक्रेन में स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है। खास बात यह है कि बियर ब्रिगेड को दूसरे देशों के रूट से रूस में दाखिल किया जाएगा। एक बार कुर्स्क में पहुंचकर उन्हें यूक्रेनी सैनिकों से आर्टिलरी सपोर्ट मिलेगा, फिर वो अलग से अपना काम करेगी। यानी जेलेंस्की अब रूस की तरह प्राइवेट आर्मी को मैदान में उतारकर तबाही मचाने का प्लान बना रहे हैं। यानी अब रूस को दो मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ेगा। जेलेंस्की का यह प्रयोग सफल रहा तो वो इसे क्रीमिया में अपना सकते हैं। कुर्स्क के अलावा यूक्रेन दूसरे इलाकों में एनर्जी सेक्टर पर भी हमले कर रहा है। रोस्टोव की ऑयल डिपो पर ड्रोन अटैक करके उसे दहला दिया। हालांकि रूस की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। कुर्स्क में अब फाइटर जेट्स और ड्रोन से बमबारी करके यूक्रेन को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। क्रेमलिन ने कई वीडियो भी जारी किए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि 24 घंटे में रूस ने कुर्स्क में यूक्रेन के 400 सैनिक मार गिराए, 27 आर्मर्ड व्हीकल तबाह कर दिए, 17 मिलिट्री व्हीकल नष्ट कर दिए। इसके अलावा अब तक 74 टैंक पूरी तरह बर्बाद कर दिए। रूस हमले के लिए फैब 1500 बम का भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके लिए चुनौती कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर हमले को रोकना है। इसके लिए उसने मजबूत किलेबंदी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान हानिया की हत्या का बदला लेने जा रहा है। इजरायल के खिलाफ ईरान का हमला शुरू होने जा रहा है। इस बात की घोषणा ईरानी सेना अध्यक्ष ने कर दी है। ईरान के खतरनाक प्लान का संकेत उस वक्त मिला जब ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया और इसी के साथ ही इजरायल और लाल सागर में ईरानी प्रॉक्सी ने विध्वंसक हमले शुरू कर दिए। माना जा रहा है कि परमाणु परीक्षण करने के बाद ईरान इजरायल को मिटाने का अभियान शुरू कर सकता है। हिजबुल्लाह के हमले से इजरायल में आपातकाल लग गया। हूती ने लाल सागर में जहाज को जिस तरह से जलाया, उसने युद्ध की आग को और भयानक कर दिया। अब बारी ईरान की है।
ईरान हानिया की हत्या का ऐसा बदला ले सकता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। विनाश की इस तस्वीर को देखिए, ये लाल सागर में हूती के आक्रोश का परिणाम है। लाल सागर से गुजर रहे ग्रीस के जहाज को हूती ने मिसाइल हमला कर इस तरह से जला दिया। एक साथ कई धमाके हुए और ग्रीस का जहाज आग की लपटों में घिर गया। ग्रीस का जहाज ऑयल टैंकर लेकर जा रहा था, इसीलिए हमले के बाद उसमें भीषण आग लग गई। इस हमले के साथ ही हूती चीफ ने इजरायल के साथ साथ अमेरिका पर भी बड़े हमले की चेतावनी जारी कर दी है। ونحن مع اهتمامنا بمسألة الرد إلا أن همنا هو أكبر حتى من مسألة الرد. लाल सागर में हूती ने जहाज को निशाना बनाया तो अमेरिका ने उसके खिलाफ बड़ा सैन्य ऑपरेशन छेड़ दिया। अमेरिका ने यमन में हूती की मिसाइल लॉन्च साइट को तबाह कर दिया। हूती को पूरी तरह खत्म करने के लिए अमेरिका ने 10 देशों की टास्क फोर्स बना ली है। इसमें सिर्फ 1 अरब देश बहरीन शामिल है। यह टास्क फोर्स लाल सागर में हूती के खिलाफ सैन्य अभियान चलाएगी। हूती के साथ साथ हिजबुल्लाह भी इजरायल पर लगातार धावा बोल रहा है। हिजबुल्लाह के हमले की वजह से किर्यत शिमोना में कई इमारतें मलबा बन गई। हाइफा में हमले के बाद इजरायल के गैस स्टेशन में भीषण आग लग गई। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के पास इजरायली बेस पर 6 ड्रोन से हमला किया। इजरायल के अब्बाद साइट पर हिजबुल्लाह ने सर्विलांस सिस्टम को तबाह कर दिया। बदले में इजरायल ने भी दक्षिणी लेबनान में बड़ा एयर ऑपरेशन चलाया और हिजबुल्लाह से जुड़े कई ठिकानों, हथियार गोदाम, मिसाइल और रॉकेट लॉन्च साइट का वजूद मिट गया। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह और हूती के बाद अब इजरायल में ईरान हमले करने जा रहा है। इस बात का संकेत तब मिला जब ईरान के सेना अध्यक्ष मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी ने कहा कि ईरान हानिया की हत्या का बदला लेकर रहेगा। इसी के साथ ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी तेज हो गया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त 60% गुणवत्ता वाला 165 किलो संवर्धित यूरेनियम है। एक एटम बम बनाने के लिए 60% गुणवत्ता वाला 40 किलो संवर्धित यूरेनियम चाहिए। इस लिहाज से ईरान किसी भी वक्त 4 परमाणु बम बना सकता है। माना जा रहा है कि ईरान इजरायल पर इसीलिए हमला नहीं कर रहा है क्योंकि वो परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। एटमी विस्फोट के बाद ही वो इजरायल से हानिया की हत्या का बदला ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या टेलीग्राम के CEO पॉवेल जुरोव की गिरफ्तारी बाइडेन सरकार का फैसला है? सोशल मीडिया पर 2 बड़ी शख्सियत के ट्वीट के बाद यह दावा किया जा रहा है कि फ्रांस में जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका की प्लानिंग का हिस्सा है। बाइडेन सरकार को लेकर ऐसी चर्चा क्यों है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। क्या टेलीग्राम के CEO पॉवेल जुरोव की गिरफ्तारी सुपर पावर अमेरिका के इशारे पर की गई है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने टेलीग्राम के बॉस पॉवेल का समर्थन किया है। उन्होंने आशंका जताई है कि इस गिरफ्तारी में बाइडेन प्रशासन शामिल हो सकता है। दावे की वजह है ये ट्वीट। दुनिया के मशहूर पत्रकार टकर कार्लसन ने अमेरिकी विदेश विभाग के पूर्व अधिकारी माइक बेंस का इंटरव्यू लिया है। अब एक्स पर पोस्ट किए गए इस इंटरव्यू का कैप्शन देखिए। कैप्शन में लिखा है, क्या टेलीग्राम के CEO पॉवेल जुरोव की गिरफ्तारी में बाइडेन प्रशासन शामिल था? एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने इस पोस्ट पर लिखा है कि ये फिक्र बढ़ाने वाली आशंका है। तमाम आरोपों के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि जुरोव की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित नहीं है। फ्रेंच कोर्ट के एक जज ने बुधवार को टेलीग्राम के बॉस पॉवेल जुरोव को सशर्त जमानत दे दी। जुरोव हफ्ते में 2 बार पुलिस के सामने पेश होते रहेंगे। इसके साथ ही उनके फ्रांस छोड़ने पर भी रोक लगाई गई है। जुरोव के पास फ्रांस, रूस और UAE की नागरिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।